इस बीच एक बड़ी खबर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज है और इस मौके पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची। वहां पर उन्होंने बापू को नमन किया। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब वो वहां पर पहुंची थी और उन्होंने बापू को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको यहाँ पर नजर आएंगी। राष्ट्रपिता को नमन करते हुए इससे पहले उन्होंने एक संदेश जारी किया जिसके जरिए उन्होंने बापू को साक्षी याद किया। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर तमाम जो दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज गांधी जयंती के मौके पर सब नमन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और फूल अर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार हो गई है। सीएम बघेल के सामने बीजेपी सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। और देखिए, चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़, लगातार रणनीति बनाई जा रही है विपक्ष के द्वारा और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। किस तरीके से विधानसभा चुनावों में परचम लहराना है जीत का, इसी के ऊपर सभी का जोर है। दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। उस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है, रणनीति बना ली है। चुनावी साल और सीएम बघेल के सामने बीजेपी सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विजय बघेल जो हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं, तो ऐसे में दोनों रिश्तेदार आमने सामने यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं एमपी की, जहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े सियासी संदेश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक स्टेटमेंट सामने आया। दरअसल सीहोर में उन्होंने कहा, मैं याद आऊँगा। सीएम के बयान के अब कई मायने भी हैं। जब मैं चला जाऊँगा बहुत याद आऊँगा। मुख्यमंत्री का इशारा किस तरफ है वो आप समझिए, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा जब 79 प्रत्याशियों की सूची सामने आई तो उसमें कई सारे बड़े चेहरों को मौका दिया गया। आप कई देखिए सेंट्रल मिनिस्टर्स को उसमें मौका दिया गया, तोमर से लेकर के प्रहलाद पटेल हो या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते हों। अब संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं जब सीएम ये कहते हैं कि मैं चला जाऊँगा तो बहुत याद आऊँगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल के बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं जनता दरबार की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की बातें सुन रहे हैं और गोरखपुर में आज वो मौजूद है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और योगी आदित्यनाथ अमूमन देखिए जनता दरबार लगाते हैं जिसमें जनता की बातें वो सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान उनको पहुंचाते हैं। अपने गृह जनपद गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जिस तरीके से हम इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी वो अपने जनपद में पहुंचते हैं तो वहां की जनता से सबसे पहले वो मुलाकात करते हैं और यही तस्वीर इस वक्त नज़र आ रही है जनता दरबार में मुख्यमंत्री की मौजूदगी। और देखिए, जो आम लोग हैं उनमें इसको लेकर के उत्सुकता भी रहती है, लेकिन एक भरोसा भी रहता है कि जब सीएम पहुँचेंगे उनके जनता दरबार में जाकर के वो अपनी समस्याओं को रखेंगे और इसका जल्द से जल्द निराकरण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान अधिकारियों को भी दिशा निर्देश करते हुए ताकि जल्द से जल्द उस समस्या का हल निकले। बिल्कुल प्रिया, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर का जिक्र किया गया है। अमेरिका की तारीफ विदेश मंत्री ने की है। अमेरिका ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की है। विदेश मंत्री ने बाइडेन प्रशासन की इस बीच तारीफ करी। उनके द्वारा कहा गया कि आधुनिक भारत अमेरिका संबंधों के वास्तुकार हैं। जयशंकर ने इस बात का जिक्र किया। और देखिए, मेरे पास अखबार यहाँ पर अमर उजाला और यहाँ पर हेडलाइन दी गई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में कहा कि उच्चतम स्तर पर है रिश्ते, इसे अलग स्तर पर ले जाएंगे। संबंधों में प्रवासी भारतीयों का बड़ा योगदान भी है। इस बात का जिक्र भी एस जयशंकर करते हुए नजर आए। बिल्कुल, एस जयशंकर यहाँ पर क्योंकि कई सारी मीटिंग भी हुई, इससे पहले वॉशिंगटन में भी उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। लेकिन एस जयशंकर जिस तरीके से भारत के स्टैंड को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखते हैं और जिस तरीके से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो जो कि प्रगाढ़ हो रहे हैं, जो कि मजबूत हो रहे हैं, इसमें एस जयशंकर की जो भूमिका है इसको लेकर के तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी और ये कहा है कि अमेरिका ने भी तारीफ़ की और ये कहा है कि जो अभी के जो संबंध है उसके आर्किटेक्ट हैं एक तरीके से विदेश मंत्री एस
जयशंकर। लेकिन अब एक और अहम खबर है और आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि 1 तारीख को दरअसल एक गुड न्यूज़ आई है। गुड न्यूज़ ये है कि सरकार ने सितंबर में जीएसटी से 1,63,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। और देखिए तमाम जो न्यूज़पेपर है, देख मेरे हाथ में इस वक्त एमबीटी, और इसने जो फ्रंट पेज में जगह दी है वो ये कि लगातार 7वीं बार जीएसटी 1.5 लाख करोड़ के पार हुआ है। लद्दाख के बाद मणिपुर में भी इजाफा हुआ है और इसका बाकायदा जो पूरा ब्यौरा है कि कब कब कितने कलेक्शंस हुए हैं उसका जिक्र है। लेकिन ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव संकेत है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो पिछले साल सितंबर 2022 के मुकाबले 10% अधिक है। और जाहिर है कि एक अपने आप में बहुत एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि जीएसटी को लेकर के पहले वक्त में जब ये जीएसटी आया था गुड एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के, उसके तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन अब देखिए जो कलेक्शन है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रिया, और हेडलाइंस की हम बात करें, इकोनॉमिक टाइम्स में भी फ्रंट पेज पर हेडलाइन दी गई है, जीएसटी कलेक्शन इन सितंबर जंप्स 10% टू 1.63 लाख करोड़ रुपीस। किस तरीके से जंप किया है? 10%। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सी एन इंक्रीज ऑफ 14%। और ये सिग्नल करता है कि हमारा कंजम्पशन आगे बढ़ने वाला है और दिवाली तक तो कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा ये बढ़ सकता है। इसके साथ अगली खबर आपको बताते हैं, IMEEC अमिताभ कांत का एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र को लाने की जरूरत है, प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा आर्थिक रणनीतिक लाभ है। G20 के शेरपा रहे हैं अमिताभ कांत और उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। दिल्ली डायलॉग के लिए 100% सहमति जुटाई गई है। प्रिया, बिल्कुल, और ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। IMEEC पर उनका ये स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली डायलॉग पर 100% सहमति बनी। और इस बार क्योंकि G20 की जब अध्यक्षता भारत कर रहा था तो वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, शेरपा वो थे और उन्होंने अपना रुख भी वहाँ पर रखा था। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय सेवा में आरक्षण के लिए आंदोलन की तैयारी है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग है और ये मांग जो है वो एक बार फिर से मुखर होती हुई नजर आ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान दरअसल यहाँ पर पहुंचे थे कार्यक्रम में। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी यूपी बने तो मेरठ को इसकी राजधानी बनाई जाए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की गई है। जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाने के लिए भी आंदोलन होगा। तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग की गई हो। इससे पहले भी ये जो पूरा विषय है वो उठता रहा है। हालांकि बीच के लिए ये विषय जरूर शांत हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ये विषय उठता हुआ नजर आ रहा है और अब तो केंद्रीय मंत्री ने भरे मंच से इस बात पर जोर दे दिया। बिल्कुल प्रिया, और इस बीच खबर आ रही है कि बीजेपी का साथ नहीं देंगे पवार, किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ये कहा गया है। बीजेपी से कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विचारधारा से कभी समझौता नहीं करूंगा। तो बीजेपी से हाथ मिलाने के ऊपर सीधे तौर पर पवार ने ना के संकेत दे दिए हैं। बिल्कुल, और उनका ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। एक तरफ तो भतीजे अजीत पवार साथ छोड़ करके चले गए हैं, दूसरी तरफ क्योंकि उन्होंने एक मंच भी साझा किया था तो उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो INDIA में है और उसी में रहेंगे, विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे। अटकलें भी लगाई जा रही थी कि हो सकता है बीजेपी अजित पवार के थ्रू शरद पवार को एक बड़ा पद दे दे और उनको मिला ले अपनी पार्टी में। हाँ, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि वो वापस नहीं जाएंगे और उन्होंने कहा कि दरअसल मैं विचारों से समझौता नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, घर वापस आएगा शिवाजी का बाघ नख। 350 साल बाद भारत वापस आएगा बाघ नख। ब्रिटिश म्यूजियम भारत भेजने को तैयार हो चुका है। 3 साल के लिए ये भारत आएगा और इसी से शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। ये देखिए जो नख की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल ये ब्रिटेन में और वहाँ के म्यूजियम में है। लेकिन इसको वापस लाने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही थी, बहुत बार इसको लेकर के बातचीत हुई है और अब ये फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 350 साल के बाद ये वापस आएगा। ब्रिटिश म्यूजियम इसको भारत भेजने को तैयार हो गया है। हालांकि अब खबर यह है कि सिर्फ 3 साल के लिए भारत आएगा, लेकिन अपने आप में लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा, वो शिवाजी से जुड़ी बातों को जान पाएँ। और ये भी कहा गया था कि इसी का इस्तेमाल वो शिवाजी करते थे और अब ये भारत आने वाला है 350 साल के बाद। बिल्कुल प्रिया, भारत के लिए बेहद खुशी की एक खबर है। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर दर्शकों को बताते हैं। एशियन गेम्स से जुड़ी भी अपडेट दे देते हैं। एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार कायम है। भारत के पदकों की संख्या 9वें दिन भी इजाफा देखने को मिल रहा है। महिला और पुरुष दोनों टीमें जीतती जा रही हैं और ब्रॉन्ज मेडल्स दोनों ने जीते हैं। भारत ने जीते हैं अब तक 55 मेडल्स। और प्रिया, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जीत का सिलसिला जारी है और अभी भी देखिए कई दिन बचे हैं, बावजूद इसके हम काफी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, पॉइंट टेबल पे हम चौथे स्थान पर है और देखिए तमाम न्यूज़ पेपर ने, क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है, हम सबसे जुड़ी हुई है। यहाँ लिखा है गोल्डन डे, हैट्रिक से मेडल की हाफ सेंचुरी। और अब देखिए आप किसी भी स्पर्धा को देख लीजिए, हमारे जो तमाम प्लेयर्स हैं वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म
कर रहे हैं और आज पूरा देश उन्हें सल्यूट कर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे और मेडल्स आएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं केरल हाईकोर्ट की, जहां से एक अजीबोगरीब मामला आया। हाईकोर्ट ने तय किया 3 साल की बच्ची का नाम। 3 साल से माता पिता के बीच इसको लेकर लड़ाई हो रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि नाम बच्चे की पहचान, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने बच्ची के नाम में पिता का नाम जोड़ा तो ये बहुत अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी कोई बच्चे जिसका जन्म होता है माँ बाप उसके नाम को रखते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे का नाम क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा, क्योंकि देखिए 3 साल से माँ बाप किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पाए, यानी कि किसी एक नाम पर उन दोनों की सहमति नहीं थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक नाम तय किया। बिल्कुल प्रिया, मुद्दों को सुलझाने के लिए कोर्ट का रुख किया जाता है और ऐसा मुद्दा भी कोर्ट ने सुलझा ही दिया। और आगे बढ़ते हैं, हवा में किस तरीके से देवदूत बनकर 2 डॉक्टर सामने आए उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल फ्लाइट में 2 डॉक्टरों ने बच्चे की जान बचाई। 6 महीने के बच्चे की जान डॉक्टर्स के द्वारा बचाई गई, प्लेन में बचाई गई। इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे सभी परिजन और उस दौरान एक डॉक्टर झारखंड सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और बच्चे की जब तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर आगे आए और उन डॉक्टर्स ने देवदूत बनकर बच्चे की जान बचाई। और इससे पहले भी कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर आसमान में भी ये देवदूत किस तरीके से आते हैं। और हम कहते हैं कि देखिए धरती के भगवान डॉक्टर्स हैं और वहां तो आसमान में भी, इस फ्लाइट में भी वो भगवान बन करके पहुंचे इस बच्चे के लिए। आगे बढ़ेंगे, अकाशा की फ्लाइट में बम की अफवाह आई है। वाराणसी मुंबई फ्लाइट कई घंटे इसकी वजह से लेट हो गई। एक महिला ने बम की अफवाह फैलाई। महिला की हरकत से वहां पर हड़कंप मच गया, लोग डर गए। फ्लाइट कई घंटे तक रुकी रही। रात 8 बजे इसने उड़ान भरी है। सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि महिला को हिरासत में ले लिया। उसने किस वजह से ये किया, इसको लेकर के जांच के बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन अकाशा की फ्लाइट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक महिला ने इन्फॉर्म किया कि वहाँ पर दरअसल उस फ्लाइट में बम है और इसी की वजह से कई घंटे के लिए वहां पर जो यात्री थे उनको इंतजार करना पड़ा। कई घंटे के लिए उड़ान को डिले करना पड़ा। हालांकि बाद में उस महिला को हिरासत में ले लिया गया। बिल्कुल प्रिया, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। टीएमसी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। मनरेगा के बकाये के लिए तृणमूल दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है। आज अब आपको ये भी बता दें कि 49 बसों में दिल्ली पहुंच रहे हैं सभी समर्थक। तो आज दिल्ली में इस प्रोटेस्ट के ऊपर भी नजरें लगातार भारत 24 की बनी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरते हुए मनरेगा के बकाये के लिए तृणमूल कांग्रेस ने प्रिया ये प्रोटेस्ट बुला। बिल्कुल, दिल्ली के राजघाट पर यह प्रदर्शन होगा। गांधी जयंती है और ऐसे में ये स्ट्रैटेजी है टीएमसी की। मनरेगा के बकाये को लेकर लगातार वो अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं, केंद्र पर हमला बोल रहे हैं। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर एम्बुलेंस से ड्रग तस्करी का मामला सामने आया। एम्बुलेंस के जरिए एमडीएमए ड्रग्स की तस्करी हो रही है। 5 करोड़ के ड्रग्स को बरामद कर लिया गया है। एक तस्कर को अरेस्ट किया गया है। पुलिस चेकिंग के दौरान ये ड्रग्स मिली, सूचना के आधार पर ये कार्रवाई हुई। लेकिन देखिए किस तरीके से ये ड्रग माफिया हैं जो काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस को भी नहीं बख्श रहे हैं। जिन एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए, मरीजों को उनके घर पहुंचाने के लिए, उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ड्रग्स को इधर से उधर करने के